हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने पदखंड में 7 चैप्टर का सारांश कंप्लीट कर लिया है ना। और अब 6 चैप्टर और बचा है हमारे बुक्स में, तो उसे भी कर लेंगे और फिर जल्दी जल्दी आप लोगों को इसके 2 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और फिर उसके बाद MCQ भी। ठीक है, कोशिश रहेगी कि MCQ और क्वेश्चन आंसर दोनों को साथ में लेके चलो। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा करो, MCQ और क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में लेके चलूँ या फिर पहले MCQ करवाऊँ उसके बाद क्वेश्चन आंसर करवाऊँ। ठीक है, चलिए। और नहीं होगा तो मैं वोटिंग भी करूँगा, उसके अकॉर्डिंग ही करूँगा। ठीक है, तो चलिए, बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है, अब बढ़ते अपने लेक्चर पे, है ना। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं। आज का चैप्टर है 8 नंबर का और चैप्टर का नाम है ऊषा। ऊषा का सारांश देखेंगे आज। ठीक है, सारांश में सबसे पहला पार्ट जो होता है लेखक परिचय, उसके बारे में देखेंगे और उसके बाद फिर उसके सारांश को देखेंगे। चलिए, ऊषा पाठ का जो लेखक है वो है हमारे शमशेर बहादुर सिंह। ऊषा पाठ के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1911 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 ईस्वी में। अगर आपसे पूछे MCQ में शमशेर बहादुर सिंह के जन्म कब हुआ था तो क्या करेंगे? 13 जनवरी 1911 ईस्वी में। जो ऑप्शन रहेगा उसे टिक करके आएंगे। ठीक है, और इनका निधन हो गया था 1993 ईस्वी में। इनका जो निवास स्थान था वो देहरादून में है और देहरादून हमारे उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, देहरादून कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ी और। इनके पिता का नाम था तारीफ सिंह और इनके माता का नाम था प्रभु देई। शमशेर बहादुर सिंह के पिता का नाम क्या था? तारीफ सिंह और इनके माता का नाम था प्रभु देई। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लेखक परिचय। आइए चलते हैं अपने कविता के सारांश के ऊपर। तो कविता का सारांश कुछ इस तरह से है। ऊषा का आगमन आकाश की आभा तथा चारों ओर व्याप्त सौंदर्य का यथार्थ अंश इस कविता की विशेषता है। सूर्य के आगमन के पूर्व का समय ही ऊषा काल कहलाता है। ये जो कविता है इसमें इसका नाम जो है ऊषा रखा गया है। ऊषा रखा गया, ऐसा क्यों? क्योंकि इस कविता में पूरा का पूरा जो है कविता जो लिखा गया है वो एक पहर के बारे में लिखा गया है। ठीक है, सूर्य जब निकलने वाली होती है, रात जब ख़त्म होती रहती है ना, रात जब ख़त्म होने वाला होता है जिसको हम लोग भोर बोलते हैं। ठीक है, भोर का समय जब होने वाला होता है उस समय को इस कविता में दर्शाया गया है। उस समय होने वाले घटनाओं को इस कविता में दर्शाया गया है। और उषा का मतलब ही होता है सूर्य के आगमन के पूर्व का समय। ठीक है, सूर्य निकलने वाला जब होता है उसके पहले की समय जो होती है उस समय को, उस पहर को ऊषा कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? आइए देखते हैं। कहता है, आकाश एकदम नीला था, वह स्वच्छ भी था। उसकी नीलिमा के मध्य एक उजाला हल्के रूप में झांकता सा दिखाई देने लगा। उस प्रातःकालीन बेला में आकाश ऐसा आभासित हो रहा था मानो राख से लिपा हुआ कोई गीला चौका हो। फिर सनय सनय पूर्व से हल्की लालिमा झलक उठी। उस क्षण आकाश का स्वरूप एकदम बदल जाता है। उस समय उसको यानी कि आकाश को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई काली सील यानी आकाश लाल केसर से धो दी गई हो। उषा की लालिमा अथवा सलेट पर लाल खड़िया या चौक मल दिया गया हो। कवि बोलते हैं कि आकाश जो था वो एकदम नीला नीला दिख रहा था। ठीक है, भोर के समय में। ठीक है, सूरज अभी निकले नहीं थी और पूरी साफ नज़र आ रही थी। कोई ये नहीं कि हाँ कालापन वगैरह, पूरा साफ नज़र आ रहा था। ठीक है, उसकी नीलिमा के मध्य में जब सूरज निकलती है तो उसके बीच में आप देखोगे थोड़ा सा हल्का सा एकदम हल्का हल्का चमकता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, सूरज जब निकलने वाला होता है उस वक्त। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे कोई उजाला हल्के से झांक रहा है ना।
उस प्रातःकालीन बेला में, बोलता है उस प्रातः काल में आकाश ऐसा आभास हो रहा था, ऐसा मतलब आभास हो रहा था जैसे कि ऐसा लग रहा हो कि कोई राख ले करके, ठीक है, उस पर लीप दिया हो किसी ने, ठीक है, किसी ने आकाश पे क्या किया हो, लीप दिया हो। लीपना का मतलब होता है, गांव में आप लोग जानते ही होंगे, है ना, जो ग्रामीण साइड में होते हैं उनको, और अक्सर तो बिहार में तो ज़्यादा गांव ही है ना, तो आप लोग देखते हैं ना कि लिपना का मतलब क्या होता है, जो मिट्टी का घर होता है उसमें आप देखते हैं कि मट्टी की पानी से लेकर के घर की सफाई की जाती है, घर में हल्का हल्का पोछा लेकर के, मतलब कि भिगा करके पोछा जाता है, लिपा जाता है, ठीक है। जब लोग पेंट करते हैं ना तो उसी तरह से उन लोग क्या करते हैं, घर में आप देखेंगे कि हफ्ता में 1-2 दिन, मतलब कि मम्मी बहन या फिर दादी जो भी है वो क्या करती है, घर को लीपा करती है, जिससे घर क्या होता है, खूबसूरत दिखता है ना, साफ़ सफाई हो जाती है। तो वैसा लगता है कि किसी ने क्या किया है कि राख ले करके उस पर क्या किया है, लीप ये है, ठीक है। बोलता है सने सने समझ, धीरे धीरे ऐसा लगता है कि लालिमा झलक उठी है, हल्का हल्का लालिमा, लालिमा मतलब कि ऑरेंज कलर, ठीक है, पूरा लाल नहीं लेकिन हल्का हल्का ऑरेंज नुमा झलक उठ रहा है। आकाश ऐसा दिखता है, आसमान एकदम पूरा तरह से जो नीला था वो पूरी तरह से वहाँ पे लालिमा हो जाती है, ऑरेंज ऑरेंज तरह का हो जाता है, पूरा तरह से वो बदल जाता है। उस समय आकाश ऐसा लगने लगता है जैसे किसी ने, आकाश कैसा होता है, काला, भोर का समय कैसा होता है, काला काला अंधकार होता है ना थोड़ा, तो जैसा लगता है किसी ने काला सील था उसके ऊपर को केसर ला करके ऐसी धोके डाल दिया है, क्या किया है, धो करके डाल दिया है, ठीक है, ऐसा लगता है। बोलता है कि उषा की लालिमा, अथवा ऐसा लगता है जैसे कि स्लेट पर लाल खड़िया या फिर लाल चौक को लेकर के किसी ने घिस दिया हो, जिससे स्लेट क्या हो गया, लाल लाल हो चुका है। कवि बोलता है उषा आगमन की बेला में आकाश का भव्य चित्र उतारते हुए कहता है, आकाश पर उषा की लाली ऐसी छाई है मानो किसी नीले जल में किसी गौरवर्णी नायिका की छाया झिलमिला रही है। आप जब देखेंगे भोर के समय में आकाश को तो वाकई में ऐसा लगता है जैसे मान के चलो कि पूरी तरह से आकाश का जो रूप है वो बदल रहा है ना। सुबह आप जब देखेंगे, जिस दिन सूरज निकलेगी, अब जैसे कि बारिश वाले दिन तो ये नज़ारा आपको नहीं नज़र आएगा, क्योंकि उस दिन आकाश में सूरज निकलते हुए दिखाई नहीं देगी, है ना, बादल पूरी तरह से ढकी रहेगी, तो उस दिन ये आपको दृश्य नहीं नज़र आएगा, है ना। लेकिन जब बारिश ना हो, फ्रेश मौसम हो, तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बोलते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि मान के चलो किसी ने आकाश के ऊपर ना, मतलब कोई चित्र उतार रहा है, ऐसा फील होगा आपको, ठीक है। बोलते हैं मानो किसी ने जल में किसी गौरवर्णी नायिका की छाया झिलमिला रही हो। जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय समझते हैं, सूर्योदय, सूर्य उगता है उसको बोलते हैं, ठीक है। सूर्योदय होता है तो उसके प्रखर तेज के सम्मुख उषा स्वयं तेजहीन हो जाती है और उसका जादू टूट जाता है और उसके द्वारा निर्मित दृश्य भी समाप्त हो जाती है। इसमें एक ये बोला गया है कि उषा का जादू टूट जाता है। उषा जादू टूटने का मतलब ये होता है कि ये कविता में बताना चाहते हैं कि जब सूरज निकलता है, ठीक है, तो जो अंधकार की जादू होती है, अंधेरी रात होती है, वो पूरी तरह से इंसान को सुलाने का काम करती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे सूरज निकलती है ना, वैसे वैसे अंधकार की जादू, यानी अंधकार आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जाता है और उस वक्त का जो दृश्य होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। एक नए दिन की शुरुआत होती है, एक नए उमंग के साथ, है ना। यही ये बोलते हैं कि जब सूरज निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने किसी नायिका की छाया को झिलमिला रहा है, ठीक है। क्या कहता है, नायिका की छाया को झिलमिलाता हुआ दिखता है ना। जब देखो कि रोशनी निकलेगी, झिलमिल 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 करके निकलता, बादल से जब सूरज निकलेगी तब आप लोग देखेंगे, है ना। सूर्योदय के समय ऐसा लगेगा जैसे कि मतलब एक तेज रोशनी एकदम पूरी बादल में आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा क्या होगा, फैल जाता है ना। तो थोड़ा सा निकलता है, फिर थोड़ा सा पूरा आहिस्ता आहिस्ता कैसा था, पूरा फैल जाता है ना। बोलता पूरी तरह से फैल जाता है उषा का, और उसका जादू टूट जाता है। उसका जादू मतलब किसका, अंधकार की उषा का जादू जो होता है वो क्या होता है, पूरी तरह से टूट जाता है और निर्विघ्न ग्रह भी समाप्त हो जाती है। मतलब सूरज जिस वक्त निकलता है उस वक्त का जो दृश्य होता है वो इतना खूबसूरत और इतना रोमांचक होता है, इतना इंटरेस्टिंग होता है कि लोग अगर उसे देखें और अच्छा से नोट करें
तो उससे खूबसूरत दृश्य नहीं होता है कहीं, है ना। इस कविता में जो उषा के बारे में बताया गया, उषा क्या है, सबसे पहले बार 2 नंबर में क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है, तो डेफिनेशन में बोलेगा उषा क्या है, तो उषा के बारे में आप लोग को लिखना होगा। क्या है, अभी मैं बताया हूँ कि सूर्य उदय के पहले, यानी कि सूरज निकलने से पहले का जो पहर होता है, भोर का पहर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं उषा, ठीक है। ये क्या है, एक पहर है, ठीक है। कवि अपने इस पूरी कविता में उस पहर को ही चित्रित करता है, उस पूरी पहर के बारे में ही दर्शाता है ना दोस्तों। उस वक्त जो जो घटनाएं होती है उसके बारे में ये दर्शाता है ना। और इस कविता में एक मैसेज भी है कि अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है, किसी परेशानी में हो, तो आप लोगों को इस पहर से एक सीख लेना चाहिए कि भाई जब सबसे घना अंधेरा होता है तो कुछ नज़र नहीं होती है, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर इंतज़ार करने से, थोड़ी मशक्क़त करने से, काम करने से आपको पता चलता है कि हाँ भाई, जब सूरज निकलती है तो वो अंधेरा ऐसे विलुप्त होता है जैसे आपने कभी अंधेरा देखा ही नहीं हो, है ना। आपकी ज़िंदगी में जब परेशानी होगी तो आप लोगों को ये नहीं करना कि हाँ भाई मतलब परेशान होकर के कुछ गलत करो, ये करो, ठीक है, नहीं। क्या करना है, उस परेशानी से दूर निकलने के लिए आप थोड़ा सा मुशक्क़त करोगे, थोड़ी इंतज़ार करोगे, ठीक है, कुछ काम वाम करोगे तो पता चलेगा कि हाँ भाई इसका आसान था, ये तो बहुत आसान प्रॉब्लम था, इसे तो हमने सॉल्व कर लिया, है ना। अभी आप लोग एग्ज़ाम दोगे तो आप लोगों को क्या होगा कि हाँ भाई मैं तो एग्ज़ाम दे रहा हूँ, बड़ा टफ़ है, ये है। एग्ज़ाम वैसे टफ़ नहीं होता है, मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ तो मुझे पता है, ठीक है। आपने नहीं दिया है इसलिए आपको पता नहीं है। आप भी एक बार एग्ज़ाम दे दोगे, अरे भाई बड़ा इजी एग्ज़ाम है, ऐसे चुटकियों में आप लोग पास हो जाओगे, है ना। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, आप लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है। अगर आप अपना 100% दोगे नहीं तो फिर आप 100% रिजल्ट की उम्मीद कैसे रखते हो सकता है। और छोड़ो, आज यहाँ तक तो आप लोग पढ़ लियो ना, चलो छोड़ो, कुछ देर मैं आपसे कुछ पूछूंगा, ठीक है। एक बात बताओ कि जो बच्चा साइंस लेकर के है या फिर जो बच्चा आर्ट्स लेके, कॉमर्स लेके है, तो उसे हिंदी की किताबें क्यों थमाई जाती है? क्या उसे हिंदी नहीं पढ़ने आता है? तो ये फिर साइंस और आर्ट्स को कैसे पढ़ेगा? या फिर उसे इंग्लिश की किताबें क्यों थमाई जाती है? हिंदी सीखने के लिए ग्रामर होनी चाहिए, ग्रामर सीखो, व्याकरण सीखो, है ना। भाषा सीखने के लिए क्या, ग्रामर और व्याकरण। इंग्लिश सीखना है तो ग्रामर सीखो, व्याकरण सीखो। लेकिन इसमें हिंदी की किताब में कहानियाँ होती है, कविताएं होती है, गद्य होती है, ये क्यों दिया जाता है? इसके पीछे क्या कहानी है बताओ आप लोग। इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ होती है तो आप लोग क्या करोगे? सिर्फ उसे पढ़ोगे, बस एग्ज़ाम ख़त्म, वो ख़त्म। नहीं, क्या करना है, उसे अपने रियल लाइफ से जोड़ना है। उसे आप अपने आप से कनेक्ट करोगे ना तो फिर बोलोगे अरे यार वाकई यार ये तो मेरे साथ हुआ था, मैंने इससे ऐसे निकला। पढ़ाई का मकसद ही है इंसान की बुद्धि को तेज करना। जब आप पढ़ते हो ना तो सिर्फ उसे पढ़ो मत, उसे अपने ज़िंदगी से जोड़ो, अपने समस्याओं को अपने किताब के ज़रिए दूर करो। सारी कविता और गद्य जो मैंने अभी तक पढ़ा है, जितने भी सारांश वगैरह, वो सभी को आप अपने रियल लाइफ से रिलेट करो, मिलेगा आपको उसका जवाब, तब मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो ठीक है, हम लोगों ने इसे देख लिया ना, ठीक है। आप लोग इसे रिवाइज कीजिएगा, नोट्स कीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम पे ये मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग इसका नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की जो लेक्चर थी यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।